Hello, welcome you all in the e-learning of TTC and LRDC. Myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in Electrical Engineering Department at Department of Technical Education, Rajasthan. आज हम स्टडी कर रहे हैं डीसी मशीन जो कि EE206 का एक पोर्शन है। डीसी मशीन के अंदर भी टू अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला है डीसी जनरेटर, दूसरा है डीसी मोटर। तो हम उन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले बेसिकली डीसी मशीन होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि ये डायग्राम आपको दिखाया है, इसके अंदर एक डीसी मशीन है जिसके अंदर एक इनपुट पोर्ट है और एक आउटपुट पोर्ट है। इस इनपुट पोर्ट को सपोज करो मैं पोर्ट 1 नाम दे देता हूँ और जो आउटपुट पोर्ट है इसको मैं अगर पोर्ट 2 नाम देता हूँ। तो बेसिकली इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट क्या है। अगर सपोज करो कि मैं इलेक्ट्रिकल कोई क्वांटिटी अगर पोर्ट 1 पे लगाता हूँ तो वो जो डोमेन होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डोमेन। और जो पोर्ट 2 है उस पर अगर मेरे को आउटपुट अगर मैकेनिकल क्वांटिटी मिल रही है या कोई रोटेशनल क्वांटिटी मिल रही है तो उस पोर्ट 2 को क्या बोलूँगा मैं, मैकेनिकल और रोटेशनल डोमेन। इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है, यानी पोर्ट 1 पे अगर आपने मैकेनिकल क्वांटिटी अगर कोई लगाई है तो हम उसको मैकेनिकल या रोटेशनल डोमेन भी बोल सकते हैं। और अगर पोर्ट 2 पे आपको अगर आउटपुट में अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिली है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल डोमेन भी बोल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर पोर्ट 1 को मैंने इलेक्ट्रिकल डोमेन माना है और पोर्ट 2 है उसको मैंने क्या माना है, मैकेनिकल या रोटेशनल डोमेन माना है। अब यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट वन इज द पोटेंशियल वेरिएबल, सेकंड वन इज द काइनेटिक वेरिएबल। तो इनपुट पोर्ट पे पोटेंशियल वेरिएबल और काइनेटिक वेरिएबल क्या है और आउटपुट पे पोटेंशियल वेरिएबल और काइनेटिक वेरिएबल क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो अगर मैंने पोर्ट 1 को इलेक्ट्रिकल डोमेन माना है या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अगर अप्लाई की है तो जो पोटेंशियल वेरिएबल होगा वो वहाँ पे क्या होगा, मेरा वोल्टेज होगा, ठीक है। और जो काइनेटिक वेरिएबल होगा वो मेरी यहाँ पे क्या होगी, करंट होगी, ठीक है। अगर मेरा पोर्ट 2 अगर मैकेनिकल या रोटेशनल डोमेन मान रहा हूँ तो जो पोटेंशियल वेरिएबल होगा एट द पोर्ट 2 टर्मिनल दैट विल बी टॉर्क। पोटेंशियल वेरिएबल क्या होगा, आपका टॉर्क होगा। और जो काइनेटिक वेरिएबल है दैट इज योर रेडियन पर सेकेंड या आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो होगी ओमेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ मेरा इलेक्ट्रिकल डोमेन और मैकेनिकल डोमेन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब आगे हम बात करते हैं कि डीसी मशीन है, डीसी मशीन का बिहेवियर क्या होता है, कैसे एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करता है। अगर मान लो कोई डीसी मशीन है उस पे इनपुट आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है और आउटपुट आपको अगर मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है तो वो पर्टिकुलर डीसी मशीन क्या होगी, इलेक्ट्रिकल मोटर। यानी इलेक्ट्रिकल मोटर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि वो इनपुट क्या लेगा, इलेक्ट्रिकल लेगा और आउटपुट क्या देगा, आपको मैकेनिकल देगा। अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है या ऐसी कोई मशीन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मोटर, ओके। दूसरा केस पॉसिबल क्या है कि अगर आपका इनपुट है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इस टाइप की जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो क्या करता है, मैकेनिकल इनपुट लेता है और आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल जनरेटर। यानी सिंपली मैं बोलूँ कि डीसी मशीन है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज डीसी जनरेटर दैट विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेकंड वन इज द डीसी मोटर, इट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो डीसी मशीन है उसके टू कंपोनेंट हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज डीसी जनरेटर एंड सेकंड वन इज द डीसी मोटर, ओके। इसके बाद में कोई भी अगर डीसी जनरेटर है या कोई भी अगर डीसी मोटर है, डीसी का बेसिकली क्या हो रहा है कि इनपुट क्वांटिटी है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ठीक है। तो जनरेटर में अगर कोई भी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि जनरेटर में क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मोटर के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो उसके अंदर 3 मोड्स होते हैं, यानी कोई भी एनर्जी का कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं होगा, उसके बीच में इंटरमीडिएट होगा कि इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी के बीच में कोई इंटरमीडिएट होगा और उस इंटरमीडिएट के थ्रू एक एनर्जी का कन्वर्जन दूसरी एनर्जी में होगा। तो यहाँ पे जो डोमेन है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन, क्योंकि जनरेटर में क्या है, मैकेनिकल डोमेन आपका इनपुट है, आउटपुट क्या है आपका इलेक्ट्रिकल डोमेन है। तो बीच का जो इंटरमीडिएट है जिसके थ्रू मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है दैट इज योर मैग्नेटिक डोमेन। यानी सबसे पहले क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी में, एंड द मैग्नेटिक एनर्जी विल फर्दर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द केस ऑफ द जनरेटर। मोटर के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है आपका, आउटपुट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इन दोनों के बीच में भी जो इंटरमीडिएट होगा दैट इज योर मैग्नेटिक डोमेन। यानी क्या होगा, मोटर के केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी फर्स्टली विल बी कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड
फर्दर मैग्नेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। यानी अगर मैं सीधी सी अगर नॉर्मल वर्ड्स में बात करूं तो जनरेटर हो या मोटर हो, एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है वो किसी इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर या इन दोनों पर्टिकुलर केसेस के अंदर आपका जो कन्वर्जन है वो मैग्नेटिक डोमेन के थ्रू होता हुआ जा रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो जनरेटर है और मोटर है कौन से वर्किंग प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर वर्क करता है, या कौन से बेसिक फंडामेंटल्स लॉज हैं जिनके ऊपर ये वर्क करता है। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉज हैं। फर्स्ट वन इज द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड सेकंड वन इज द लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, इनकी स्टडी हम वन बाय वन करेंगे। उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज करो कि मैंने एक परमानेंट मैग्नेट लिया है जिसका ये एक एन पोल है और दूसरा मेरा एस पोल है। क्योंकि देखो ये एन पोल है, एन और एस कभी भी साइमल्टेनियसली कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं, यानी एन को एस से अलग नहीं किया सकता। यानी किसी भी मैग्नेट को अगर मैं बीच में अगर उसको ब्रेक करता हूँ तो एन पोल और एस पोल अगेन आपके जनरेट होंगे। तो ये मेरा एन पोल है तो डेफिनेटली यहाँ पे एस पोल होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर एस पोल है तो डेफिनेटली यहाँ पे एन पोल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सपोज करो कि एन पोल से मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑफ निकली और एस पे जाके टर्मिनेट हो रही है। तो ये जो मेरा एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रेजेंट करती है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेकिन इसकी अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूँ, अगर इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूँ तो इस वर्टिकल डायरेक्शन जो मैंने एक डॉटेड लाइन में बनाई है यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा प्रेजेंट नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ओके, और इसके बाद में अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी इस सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा अबव जाता हूं तो डेफिनेटली जो फ्लक्स की वैल्यू होगी या जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होगी या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो थोड़ा सा वीक होगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट पे जाऊंगा तो और वीक होगा। ये एरो बता रहे हैं कि जो इनकी जो लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो आपका क्या बता रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रेजेंस और उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, फ्लक्स का कम होगा। इसके ऊपर जाऊंगा तो और फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स को हम धीरे 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 धीरे, और जब हम इस वर्टिकल पोजीशन पे आएंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मेरा 0 होगा। ठीक है, ये तो है मेरा अबोव डायरेक्शन या इस क्वाड्रेंट के अंदर बात करूँ। ये कंप्लीट मेरा एक सर्किल बन रहा है, ये कंप्लीट मेरा एक सर्किल है। इस कंप्लीट सर्किल के अंदर अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अंदर मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे, देन कम, उससे भी कम, उससे भी कम, उससे कम, लास्ट में 0। इसी तरीके से अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स मेरा मैक्सिमम यहाँ पे होगा, देन मेरा कुछ कम होगा, देन कुछ कम होगा, और लास्ट में मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मेरा फ्लक्स नेगेटिव एक्सिस के अंदर यानी नेगेटिव मैक्सिमम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, फिर उससे नेगेटिव एक्सिस उससे कम होगा, उससे कम होगा, और यहाँ पे मेरा 0 होगा। और उसी तरीके से इस क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, नेगेटिव मैक्सिमम यहाँ पे होगा, फिर नेगेटिव एक्सिस से और कम यहाँ पे होगा, और कम यहाँ पे होगा, और कम हो गया, और फिर 0 होगा। यानी अगर मैं इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट की अगर बात करूँ तो जो मेरा फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी इन द साइनोसॉइडल नेचर, यानी एक साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये भी क्या करेगा, एक साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर की परमानेंट अगर मैग्नेट प्रेजेंट है और उसके अंदर फ्लक्स एन पोल से आपका निकल रहा है, एस पोल पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इन द एयर गैप दैट विल बी इन द नेचर ऑफ साइनोसॉइडल। और इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोला जाता है फील्ड वेक्टर स्पेटियल पिक्चर। ये स्पेटियल पिक्चर है किसकी, फील्ड वेक्टर, यानी फील्ड वेक्टर का बिहेवियर कैसा है। अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट पे। सपोज करो कि मेरे पास में एक एन पोल है, एक मेरा एस पोल है। ठीक है, एन से मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस निकली, एस पे जाके मेरी टर्मिनेट हो गई है। अगर मान लो कि मेरा कंडक्टर स्टेशनरी है, अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लक्स आपका कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, कंडक्टर ग्राफ स्टेशन 0 है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी क्या होगा, मेरा 0 होगा। क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ होने के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपका प्रेजेंट होना चाहिए। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ईएमएफ जनरेशन है दैट इज 0। अब हम दो अलग अलग केसेस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि जिसके अंदर फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जो फ्लक्स फाई है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी, यानी फाई ऑफ टी। फाई ऑफ टी का मतलब क्या है कि फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ टी, यानी टी अगर चेंज होगा तो फाई भी आपका चेंज होगा।
और दूसरा क्या है, कंडक्टर आपके फिक्स हैं, कंडक्टर आपके फिक्स हैं, कंडक्टर मूव नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कंडक्टर आपके फिक्स हैं, फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो डी फाई बाई डी टी दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि टाइम के साथ में फ्लक्स चेंज होगा, डी फाई बाई डी टी भी जीरो है, और डी फाई बाई डी टी अगर जीरो है तो उन कंडक्टर्स के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहला केस तो ये लेंगे, चलते हैं। दूसरा केस क्या है कि फ्लक्स आपका स्टेशनरी है, फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग बट द कंडक्टर इज रोटेटिंग, यानी कंडक्टर आपके क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं या अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। यानी पहले कंडक्टर यहाँ पे था, देन यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया, देन यहाँ पे आया, और ये वैल्यू चेंज करता जा रहा है। तो दूसरा केस क्या है कि फ्लक्स कांस्टेंट बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट, कि परमानेंट मैग्नेट यूज करके क्या कर रहे हैं, आपको फ्लक्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, और कंडक्टर क्या कर रहे हैं, आपके मूव कर रहे हैं या मूविंग कर रहे हैं। तो मूविंग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा कि कंडक्टर मूव कर रहे हैं तो एक पोजीशन पे उसको कोई फ्लक्स फाई फील हो रहा है, फाई वन हो रहा है, दूसरी पोजीशन पे गया उस पर फाई टू फील हो रहा है, तीसरी पे फाई थ्री हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपकी फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, डी फाई बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर आपका ईएमएफ जनरेट होगा। यानी यहाँ पे अपने दो केसेस देखे हैं जिसके अंदर एक में फ्लक्स आपका टाइम के साथ वेरिएबल है, कंडक्टर स्टेशनरी है, तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है, और दूसरा केस ये है कि जिसके अंदर आपका फ्लक्स आपका कांस्टेंट है लेकिन कंडक्टर्स आपके वेरिएबल है, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा। तो सेकंड वाला केस है कि जिसके अंदर आपके परमानेंट मैग्नेटिक से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कांस्टेंट बट योर कंडक्टर इज रोटेटिंग, दैट मीन्स the position of the conductor is continuously changing. It means that there is a presence of d phi by dt, or simply I can say that d phi by dt is not equal to zero. That means according to Faraday's law of electromagnetism there will be induction of the voltage or induced voltage in the given conductors. This is all for today. Thank you very much. नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके फर्दर पोर्शन आपको स्टडी करेंगे।